हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने इसके पहले 18 से 19 क्लासेस कर ली हैं। जो है हमारी एएससी आरओ की पीवाईक्यू सीरीज जो स्टार्ट हुई है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास को जाके जरूर देखिए, ताकि इन चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग आएंगे तो चीजें और बढ़ेगी और आपको भी मतलब देख लगेगा कि कितनी चीजें अच्छी चल रही हैं। और टॉपिक वाइज है, सब कुछ है। आप देखिए कितनी अच्छी सीरीज है कि आप अपना टॉपिक करिए, उसके बाद पीवाईक्यू करिए, आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, क्या चीजें हैं। और आप ये जो सीरीज आरओ की चलिए, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आरओ में ही क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, इसके जो बैकग्राउंड में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें वो भी यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, तो आपके अदर एग्जाम में भी आ सकता है। और इलाहाबाद का कोई भी एग्जाम होगा, इलाहाबाद आरओ का, तो उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी अदर एग्जाम में भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि जीएस का अच्छा लेवल है इसमें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा, एटॉमिक एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से विद्युत उत्पादन के लिए अच्छे भौतिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? वाटर है। कौन? वाटर है हमारा, मतलब बहुत अच्छे भौतिक स्रोत है। कि विद्युत उत्पादन के लिए अच्छे भौतिक स्रोत जल है। ऊर्जा के वे प्राकृतिक स्रोत जिनका क्षय नहीं होता है। क्या? जिनका क्षय नहीं होता है, जिनका नवीकरण होता रहता है और प्रदूषणकारी नहीं है, उन्हें अक्षय ऊर्जा के स्रोत करें। देखो क्या क्या कंडीशन है। एक तो उनका क्षय नहीं होता है, वो नवीकरणीय होते हैं और वो प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, उनको अक्षय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, जल, पवन, ज्वार भाटा, भूताप आदि, ये सब चीजें आती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत क्या है? बायोमास। क्या? बायोमास है ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है। बाकी ये सब कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सब का मतलब लिमिटेड है, कि मतलब अब ज्यादा अगर चीजें खत्म हो जाएंगी फिर दोबारा आप उनको बना नहीं, तो उनका एक प्रोसेस होता है, टाइम लगता है बनने में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ है न्यूक्लियर? कुडनकुलम में। कहाँ? कुडनकुलम में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है? कुडनकुलम तमिलनाडु में है, ये मैंने बताया नहीं। कहाँ है? कुडनकुलम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है? मतलब कहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश नरौरा, राजस्थान में रावत भाटा, और तमिलनाडु में भी हमने देखा ही कुडनकुलम है। तो यहाँ सब पे है, लेकिन राजस्थान वहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम एटॉमिक पावर संयंत्र है? तो कौन है? तारापुर जो है एटॉमिक पावर मतलब सिस्टम है ये। ठीक है, स्टेशन है। और बाकी ये सब नॉर्मल है। ये सब परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन? तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह संयंत्र बोई पर क्या है, एक मिनट, पेन चला दी है। क्या है? बोईसर। क्या है? बोईसर महाराष्ट्र में स्थित है ये। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये भी कैगा परमाणु ऊर्जा, ये भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनटीपीसी संयंत्र गैस पर आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है? सिंगरौली उत्तर प्रदेश नहीं है। बाकी आंता राजस्थान और या उत्तर प्रदेश और कवास गुजरात, ये सब सिंगरौली एनटीपीसी संयंत्र गैस आधारित संयंत्र है। ठीक है, जो है ये सिंगरौली पावर स्टेशन कब बना था? 1977 में स्थापित हुआ था। फिर पिट एंड हेड थर्मल पावर स्टेशन है, जिसकी स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट है। ठीक है, इसमें 200 मेगावाट की 5 यूनिट, 500 मेगावाट की 2 यूनिट है। इस उद्देश्य के लिए जल की आपूर्ति रिहंद जलाशय से की जाती है। कहाँ? रिहंद जलाशय से इसकी जल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने से कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो कहाँ नहीं है? रामपुरा अगुचा में जो है नहीं है। बाकी और सब जगह है। ये सब मतलब वही है, परमाणु संयंत्र है। ये बताया ही आपको अभी ऊपर। बाकी रामपुरा अगुचा नहीं है, में कोई भी परमाणु संयंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? कच्छ की खाड़ी जो है ज्वारीय ऊर्जा के लिए एक आदर्श स्थिति प्रदान करता है। कहाँ? कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया, प्रमुख अनुसंधान एवं केंद्र, मेजर रिसर्च सेंटर है। इसमें पहला क्या है? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कहाँ पे है?
तो ये कहाँ, न्यू दिल्ली में, कहाँ, न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, और भारत का खगोलीय संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस ऐसे ही पूछा जाता है कि ये संस्थान कहाँ पे है, तो आप ये सबको याद रखिएगा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित किया जाने वाला नया अनुसंधान केंद्र का नाम है, तो क्या है, भारती नाम है, क्या, भारती नाम है। अंटार्कटिका स्थापित किया जाने वाला भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र है। इसके पहले दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना वर्ष 1983 में तथा 1993 में मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, तो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। पंजाबी भाषा भारत के पंजाब राज्य में तथा पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, जो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, और इसको, इसका विकसित मतलब, इसको जो मतलब ब्राह्मी परिवार की शारदा लिपि से इसको विकसित किया गया, किसको, गुरुमुखी लिपि को ब्राह्मी परिवार के शारदा लिपि से इसको विकसित किया गया है। ये 7वीं शताब्दी में सिखों के दूसरे गुरु अंगद अंगद देव ने प्रमाणित किया था। ये भी पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि कौन प्रमाणित किया था, कौन, गुरु अंगद देव, जो सिख के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोगरी भाषा किस जगह से संबंधित है, तो डोगरी कहाँ से रिलेटेड है, तो डोगरी हमारा क्या हो जाएगा, डोगरी भाषा हमारा जम्मू कश्मीर से, राज्य से है, कहाँ, जम्मू कश्मीर से है। बाकी बोडो, मैथिली, संथाली, ये सात डोगरी की 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के 8वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित भाषाओं में जोड़ा गया था। ठीक है, 22 भाषाएं अभी हमारी मतलब जो हमारी भाषा है, अनुसूचित भाषाओं में 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित नहीं रखती हैं, मतलब किससे संबंध नहीं रखती हैं, तो द्रविड़ से है, इंडो यूरोपियन है, तिब्बत बर्मन है, क्या है, द्रविड़ भी है, इंडो यूरोपियन भी है, तिब्बत बर्मन और ग्रुप से भी है, लेकिन बंटू लैंग्वेज भाषा हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, बंटू भाषा का समूह मतलब हमारे यहाँ यूज नहीं होता, बाकी ये सारों का यूज होता है। नेक्स्ट है, संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है, तो संस्कृत कौन से, उत्तराखंड की, कहाँ, उत्तराखंड की दूसरी जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है, उत्तराखंड की संस्कृत है, कौन, संस्कृत, और कहाँ की, उत्तराखंड की। संस्कृत गढ़वाली जौनसारी, उत्तर प्रदेश की हिंदू उर्दू है, झारखंड की हिंदी है, और मध्य प्रदेश की हिंदी बघेली है। यहाँ पे भोजपुरी और मगधी भी झारखंड का है। नेक्स्ट है, पर्यटन स्थल, टूरिस्ट स्पॉट के बारे में है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शिमला हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो शिमला किस भाग में स्थित है, भारत मतलब हिमालय के लेसर हिमालय में, लेसर हिमालय में शिमला जो है स्थित है। नेक्स्ट हमारा मिसलेनियस टॉपिक आ जाता है, इसमें मतलब मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कहाँ से आएगा और कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमको नहीं पता, वो सारे मिसलेनियस में ही आते हैं, तो वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो इसमें क्या है, मिलाने के लिए दिया है, भूमि के वर्ण को निर्धारित करता है, मिट्टी सृजन की दर को प्रभावित करता है, भूमि प्रोफाइल की मोटाई को निर्धारण करता है, ऊंचाई का ढलान, तो ये सारा मतलब इसको मिलान दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं, भूमि के वर्ण को, इसमें बी हो जाएगा, तो इसमें भूमि के वर्ण को निर्धारण करता है, कौन करता है, प्राथमिक चट्टान, पेरेंट रॉक, जो ही मतलब भूमि के जो स्टार्टिंग का जो निर्धारण करता है ना, वो भूमि प्राथमिक चट्टान ही होता है, क्योंकि पेरेंट रॉक उसकी कैसी है, उस हिसाब से मिट्टी उस वैसे ही मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है, मिट्टी सृजन के दर को प्रभावित करता है, तो जीव जंतु, फाना फ्लोरा इसको मतलब प्रभावित करते हैं, क्योंकि वही मिट्टी में मतलब क्रिया करके उसको एकदम मिट्टी की आकार में बनाते हैं। जैसे भूमि प्रोफाइल की मोटाई का निर्धारण करता है कौन, टाइम निर्धारण करता है, कितने टाइम के लिए उसमें डिपोजिशन हो रहा है, तो उस हिसाब से जो टाइम, कितने टाइम के लिए डिपोजिशन हो रहा है, वही उसको निर्धारित करता है। ऊंचाई और ढलान, उच्चावच के लिए मतलब उच्चावच है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो किसने किया था भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण, तो कौन हो जाएगा इसमें, सिरिल रेडक्लिफ, कौन, सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण। मैकमोहन रेखा, सर महेंद्री मैकमोहन ने 1914 में शिमला सम्मेलन में
तिब्बत और चीन भारत के बीच सीमा का प्रस्तावित किया था, ठीक है। और अब पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान के मध्य है अफगानिस्तान और डूरंड रेखा, जो भारत के भी वहाँ ऊपर से जम्मू कश्मीर वाले एरिया से थोड़ा सा टच होता है, तो उसको डूरंड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मानसून बारिश की सहायता से आम हल्दी पक जाता है, जिन्हें निम्नलिखित में से कुछ राज्यों में आम्र वर्षा कहा जाता है, तो कौन सा राज्य है? तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया है। तो आम्र वर्षा कहाँ पे होती है? केरल और कर्नाटक में, जो मानसून की पहली बारिश होती है या उसको मानसून शावर कहते हैं, तो उसी उसी को जो मतलब जो है आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहरों को पूरे वर्ष सूरज की सीधी किरणें उपलब्ध नहीं प्राप्त होती हैं? तो कौन से? श्रीनगर को नहीं प्राप्त होती। किसको? श्रीनगर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया में संतृप्त मिट्टी में पानी की अधोमुखी गति को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? परिश्रवण कहा जाता है। क्या? परिश्रवण कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितने महानगर हैं? तो भारत में कितने हैं? 9 महानगर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, किसे फलों का राजा कहा जाता है? किसको? आम को कहा जाता है। इसको आपको पता ही होगा, आम को ही फलों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को पलायन किस प्रकार का है, जहां लोग अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको खाना बदोश कहते हैं। जो अपने मतलब आपने अभी मतलब ऐसे अभी भी लोग कर हैं, जो हमारे बगीचे वगीचे में कभी आप देखे होंगे, जो वो पत्ते कलेक्ट करते हैं, फिर उसका वो बनाते हैं खाने का, वो पत्तल वत्तल, कुछ वैसे टाइप के हैं कि ये मतलब अपना जो पूरा सामान है बोरिया इस तरह लेके वो अपने जानवरों को ये सब लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इनको खाना बदोश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के शहरों में से कौन सा एक दिल्ली के निकटतम देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के निकटतम देशांतर पर इसमें से कौन सा है कि मतलब दिल्ली और वो उसका लगभग सेम देशांतर है, तो क्या हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। तो कौन है? बेंगलुरु शहर है। हैदराबाद मतलब हैदराबाद जो है 78 डिग्री 47 मिनट पे पूर्व है, नागपुर 19 डिग्री 8 मिनट पूर्व में है, पुणे 73 डिग्री 85 मिनट पूर्व है, जबकि जो है ये दिल्ली जो है 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 14 मिनट की पूर्व देशांतर के निकटतम देशांतर पे स्थित शहर बेंगलुरु भी लगभग इतने ही उस पे देशांतर पर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ किस प्रकार का शहर है? तो चंडीगढ़ प्रशासनिक शहर है, जो हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल भी है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटे दिन की अवधि कब कब होती है? तो कब होती है? 21 दिसंबर। वैसे भी ठंडी की जो दिन है वो छोटे होते, तो आप ऐसे पहली बात तो ये वो लगाइएगा कि ठंडी में चीजें होंगी, और ठंडी में कब? जब लगभग ठंडी एकदम बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, तो कब हो जाएगा? 21 दिसंबर को हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब सूर्य 21 या 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। अतः भारत में सबसे छोटे दिन की अवधि 21 से 22 दिसंबर होगी। इसी प्रकार जब सूर्य 21 व 22 जून को कर्क रेखा पर चमकता है, तब दिन की अवधि भारत में लंबी व रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटा तथा रात बड़ी होती है। तो ठीक है, ये मतलब ये गर्मी में जब 21 और 22 जून को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये जब कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, तो कर्क रेखा से जो है भारत से ही होके जाती है, वहीं होगा तो फिर सूर्य की रोशनी ज्यादा टाइम तक रहती है, तो वही दिन बड़ा हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य तेल फसल भारत की मूल नहीं है, परंतु यह शताब्दियों से उगाई जा रही है? भारत की नहीं, लेकिन भारत में उगाई जाती है काफी अच्छे मतलब उस पे लेवल पे, तो क्या हो जाएगा? ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली तेल जो है ये भारत में बहुत ज्यादा मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहली अंतरराष्ट्रीय गैस पाइपलाइन है? तो कौन सा है इसमें? हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा, जब विजयपुर, जगदीशपुर, ये पहली अंतरराष्ट्रीय गैस पाइपलाइन है हमारे यहाँ, जो गुजरात मध्य प्रदेश क्या है? गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी शुरुआत 1986 में, कब? 1986 उत्तर प्रदेश के उर्वरक संयंत्रों के गैस की आपूर्ति की किया गया था। वर्तमान में इसकी कुल लंबाई 3474 किलोमीटर है। गेल इस पाइपलाइन का स्वामित्व धारण करता, कौन? गेल ने बनाया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको इसको बनाया था, और यही मैनेज करता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है जिसकी प्रभावशीलता जनसंख्या वितरण होती है? तो कौन सा नहीं है? निजातीयता, इथेनिसिटी जो है नहीं है। बाकी पानी की उपलब्धता, जलवायु और भू आकृति क्या है, ये सब इससे मतलब निर्धारण का मुख्य तत्व है। नेक्स्ट है, भारत के
आयात खाद्य तेलों में 60% है। तो कौन सा है ये? ताड़ का तेल जो है, ताड़ का तेल 60% हमारे यहाँ आयात किया जाता है, जो इंडोनेशिया मलेशिया आयात करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर के स्थित है। कहाँ पे है जम्मू कश्मीर के? तो श्रीनगर में सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर स्थानों का सही अनुक्रम देता है? तो कौन है? बी, तिनसुकिया, फूलपुर, उदयपुर, राजकोट। तो तिनसुकिया असम में है, ये मतलब उसका वो अक्षांश भी दिया गया है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि मतलब देखिए कौन कैसे है। फूलपुर उत्तर प्रदेश, उदयपुर राजस्थान और राजकोट गुजरात में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं? तो कौन से हैं? झारखंड और पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले में स्थित की गई है परियोजना, इसमें लाभान्वित होने वाला झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों ही है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक भी महानगर नहीं है? कहाँ पर मतलब एक भी महानगर नहीं है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में एक भी महानगर नहीं है, बाकी यहाँ सब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन शहरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? तो कहाँ सबसे कम रहता है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में सबसे कम रहता है। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो किसका है? दालों का। दालों का उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही भारत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खाद्य वस्तु का भारत में अधिक आयात किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल का सबसे ज्यादा आयात किया जाता है भारत में। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं, कुछ टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय आय एवं मापन, नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट। तो इसमें है किसी भी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित तथ्य में से दर्शाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है, पर कैपिटा इनकम से। किसी भी देश का जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, उस प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। विकास देशों के प्रति व्यक्ति आय अधिक है, जब विकसित देश में उनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मूल्य आधारित स्वरूप में निम्नवत रूप में परिभाषित किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा एक वर्ष की एक अर्थव्यवस्था में तैयार अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आज से एक वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर से या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य है, अर्थात जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस ए। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के इम्पोर्ट होता है, एक्स माइनस है मतलब एक्सपोर्ट इंटू माइनस इम्पोर्ट जो है देश के वासियों अर्जित आय। और सॉरी यहाँ पे इसका कुछ दूसरा मतलब है वैसे, लेकिन कॉमनली इसके लिए यूज होता है। तो एक्स का मतलब होता है देश की वासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय, और फिर विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय एम। तो वही लगभग हुआ, मतलब उसी से सेंस बन रहा है कि मतलब जो हमारे भारत के वासी लोग कमाएंगे तो एक्स हो जाएगा, और जो भारत में आके कमा रहे हैं विदेशी लोग वो एम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रमांक में अवमूल्यन को किसके समकक्ष बताया गया है? तो किसके समकक्ष बताया गया अवमूल्यन को? तो इसमें हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एन जीएनपी माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, एनएनपी। मूल्यह्रास का सामान्य अर्थ टूट फूट के कारण किसी संपत्ति को मूल्य हानि वाली कमी है। डिप्रिसिएशन का ही मतलब है कि उसमें किसी वजह से थोड़ा बहुत उसका डिप्रिसिएट हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो उसकी जो हानि है उसको कमी करना। एक अवधि में पूंजीगत स्टॉक में आर्थिक मूल्यों में होने वाली क्रमिक कमी है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी को घटाकर मूल्यह्रास प्राप्त किया जाता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन कैसे प्राप्त किया जाता है? जीएनपी से एनएनपी को घटा करके। निम्नलिखित में से कोई एक राष्ट्रीय आय के मापदंड की पद्धति के संदर्भ में असंगत है। तो कौन है? निवेश पद्धति। बाकी ये सारी सही है। तो इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय आय के मापदंड के 3 प्रमुख पद्धति है। पहला उत्पाद एवं मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट है आय विधि, इनकम मेथड। नेक्स्ट है व्यय या उत्सर्जनीय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। राष्ट्रीय आय मापने की निवेश विधि सही नहीं है, निवेश विधि सही नहीं है, बाकी ये सारी विधि मतलब 3 विधि को यूज किया जाता है। उत्पाद विधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना की एक वैकल्पिक विधि उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर की जाती है, जिसे व्यय विधि भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, जिसने वेल्थ ऑफ ब्रेन थ्योरी जिन्होंने दी थी 67 से 68 के बीच में इन्होंने लगाई थी, मतलब इसका वो आंकड़ा लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विभिन्न स्रोतों के योगदान को घटते क्रम का सही अनुक्रम है? तो क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा, सेवा, उद्योग, कृषि। सबसे पहला सेवा का मतलब जीडीपी में योगदान है, फिर उद्योग का है, फिर कृषि का है, कृषि का सबसे कम है। नेक्स्ट है, किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है, देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? कारक आय का कुल योग, द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं अंतिम मौद्रिक मूल्य है। भूमि, श्रम, पूंजी और संगठनात्मक क्षमता के उनके योगदान के लिए संसाधनों द्वारा राष्ट्रीय आय अर्जित की जाती है। नेक्स्ट इनमें में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर होती है? तो कौन होता है? ये हो जाता है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश के निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है, तो क्या हो जाएगा? कौन है एक देश की निवल राष्ट्रीय एनएनपी है? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या? डी, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, जीएनपी माइनस जो डिप्रिसिएशन है उसको घटा करके एनएनपी को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, एक देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है, तो किससे की जाती है? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, बोथ नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन से हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो कौन है इसमें? सेवा क्षेत्र। कौन है? सेवा क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय आय का मेन मतलब सोर्स है। नेक्स्ट है, देश के आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है, उसका है, तो कौन है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। भारत में कृषि आय किस विधि द्वारा आकलित की जाती है? तो किस विधि द्वारा? निर्गत विधि द्वारा। किससे? आउटपुट मेथड से द्वारा हम कृषि आय की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारक मूल्य पर जीडीपी क्या है? तो कारक मूल्य पर जीडीपी हमारा क्या है? जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर या मतलब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, जो सब्सिडी दी गई है वो हमारा जी कारक मूल्य पर जीडीपी का मूल्य होता है, मैप होता है। तो जीडीपी इन फैक्टर कॉस्ट इक्वल जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करते हैं? तो किससे कर? देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, औसत उपभोग प्रवृत्ति है, तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रति इकाई आय पर उपभोग है, औसत उपभोग प्रवृत्ति है, प्रति इकाई आय पर उपभोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने की विधि नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? आयात निर्यात विधि नहीं है, बाकी आय विधि, व्यय विधि और अतिरिक्त वैल्यू विधि, ये सारी तीनों जो है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि है। नेक्स्ट है, भारत की सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता को निर्धारित करने हेतु कौन सा आधार लिया जाता है? तो कौन सा आधार होता है हमारा? उपभोक्ता मूल्य सूची, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई के थ्रू, मतलब सीपीआई जो डेटा आता है उसी के आधार पर हम जो है महंगाई भत्ता जो है निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है? तो गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जो हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्लास होगी तो सही है, नहीं तो कर लेते हैं कि यहाँ से करेंगे कल, थोड़ा ही है, कर लेते हैं। क्या है हमारा? गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है हमारे? ये होगा ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर में ही प्रचंड बेरोजगारी, मतलब इसका मतलब क्या होता है? प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है कि हम जैसे मतलब एग्रीकल्चर में देखिए, एक इंसान के काम से काम हो जाना है, जो मतलब सारा काम, तो उसमें पूरी फैमिली लग जाती है, तो मतलब उसके पीछे एक काम, मतलब ऐसे छोटे मतलब किसी भी एक काम के पीछे में उससे ज्यादा लोग लग जाएं, जिनका मतलब जरूरत नहीं है वो ज्यादा लग जा रहे हैं, तो मतलब वो उसको प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि वो दिख तो रहा है कि हाँ वो उनको रोजगार मिला, लेकिन वो बेरोजगार है, तो ऐसा प्रचंड बेरोजगारी है। नेक्स्ट है, लेकिन में से भारत में किस उद्योग को अधिकतम रोजगार सृजन का श्रेय जाता है? तो कहाँ? कपड़ा उद्योग में। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा उद्योग हमारे, सबसे ज्यादा वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजगार मिलता है, कहाँ? कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में।
नेक्स्ट है भारत वह कौन सा राज्य है जहाँ शिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सबसे शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में। क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षित भी वही लोग हैं, तो वहाँ बेरोजगार भी लोग हैं। तो जो ज्यादातर लोग होंगे वो जो बेरोजगार है वो शिक्षित ही हैं। तो कहाँ पे हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। ऐसे आप वो लगाइएगा कि केरल में सबसे ज्यादा एजुकेशन लेवल है, तो वहीं पर ही सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है शहरीकरण का मुख्य कारण है। तो शहरीकरण का मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्र में उच्च स्तर की जीवन शैली। नहीं, गलत है। शैक्षिक संस्थान और रोजगार साधनों की उपलब्धता, यही बी वाला ही होगा। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्रभावित किससे होते हैं कि हमारा अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो और हमें जॉब की अपॉर्च्युनिटी मिले। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पैसा सबसे अधिक है? तो किसमें है? बिहार में। कहाँ? बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गरीबी से प्रेरित प्रवासन नकारात्मक सिंड्रोम का बल है? तो कौन है इसमें? वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये तीनों ही नकारात्मक सिंड्रोम पे बल देते हैं। गरीबी से प्रेरित प्रवासन में नकारात्मक सिंड्रोम बल उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विक एलपीजी है। एलपीजी के पश्चात शहरों में तरफ अशिक्षित व अकुशल मजदूरों की तेजी से प्रवासन हुआ है। इसके पीछे गांव में व्याप्त गरीबी है। एलपीजी के पश्चात नगरीकरण तेज हुआ है और गरीबी से प्रेरित प्रवासन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है आर्थिक विकास एवं आर्थिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसको हम कल करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, देखिए। तो इसको हम कल करते हैं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। और क्लास को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी जो है मतलब इसका टेलीग्राम चैनल जो है अमर क्लासेस नाम से, वो सर्च कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी क्लास की लिंक और पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक करते हैं और क्लास को मतलब लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।